युवा उनको मौका नहीं मिल पा रहा है संगठन में, तो मैं समझता हूँ इनके जाने से कई दरवाजे खुलते हैं, कई खिड़कियाँ खुलती हैं और ये बिल्कुल साफ है जो छोड़ते हैं उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के विचारधारा में उनका कोई विश्वास नहीं है और सभी लोग जो निकले हैं कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र में और अनेक राज्यों में, मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने सबके साथ काम किया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनके काबिलियत से भी ऊपर दिया है। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, कुछ लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया, कुछ लोगों को सांसद बनाया। उनकी काबिलियत को ऊपर भी उनको उस पार्टी ने सब कुछ दिया है। ये विश्वासघात है। पर वॉशिंग मशीन का जो मैग्नेटिक पुल है ना, बहुत प्रभावशाली है। हाँ जी, एक मिनट। अशोक चव्हाण जी 40-50 साल कांग्रेस के अरे मैंने कह दिया ना, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मैंने व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आप देखिए, जब मैं पर्यावरण मंत्री था, आदर्श के बारे में मैंने क्या कहा, मैंने क्या ऑर्डर दिया, कौन मुख्यमंत्री थे 2011 में, आप देखिए, याद रखिएगा। जो कुछ कहना है, देखिए व्यक्ति महत्व नहीं रखते हैं, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, संगठन सर्वोपरि है। हम संगठन में विश्वास रखते हैं, व्यक्तियों में नहीं। हाँ जी संजय। राष्ट्र में खत्म भी यहाँ होना है। कांग्रेस यहाँ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है। उद्धव साहब अपना कुनबा बचा नहीं पाए, शरद पवार साहब बचा नहीं पाए। सीट शेयरिंग फॉर्मूला में क्या कांग्रेस बिग स्केल में दिखेगी या फिर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी? मैं अपने एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रमेश चनीतला जी से गुजारिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब दें। देखिए, महा विकास आघाड़ी का सीट के बारे में चर्चा जारी है। अभी 17 तारीख के बाद उसका फाइनलाइज करेंगे। देखिए, एक महा विकास आघाड़ी में सारे पार्टियां हैं, सारे पार्टी एक मिलजुल करके काम करने का दृढ़ निश्चय की है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब समान है। हम एक विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे हैं। इसके वजह से हमारे महा विकास आघाड़ी में कोई तकलीफ नहीं है, सब एक साथ आगे चल रहे हैं। एक करके विच रमेश, जयराम रमेश और रमेश चनीतला। अम्बेडकर जी ने खड़गे जी को पत्र लिखा है कि आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं करते, इसके वजह से ये सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। मोर देन दैट, चनीतला जी, इट इज Mr. Prakash Ambedkar, he has alleged that he has claimed that you have told him that Shiv Sena is adamant on certain seats. So is it true? No. Then is Prakash Ambedkar lying? Let him answer. प्रकाश अम्बेडकर मेरा खास दोस्त है। हम सब दोनों पार्लियामेंट में एक साथ बैठते थे, उनसे हमारा चर्चा जारी है। बाला साहब तोरण जी ने तो हमने ये दायित्व दिया था उनसे बात करने का, वो बात चल रहे हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। 17 तारीख के बाद महा विकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग पूरा हो गया। ओके, इनफ नाउ प्लीज। हाँ जी, हाँ पटोले जी। 17 के बाद हमारा महा विकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा। हाँ पटोले जी, एक मिनट आऊंगा। नंदुरबार जिल्ह्याचा प्रश्न आहे की काँग्रेसने नंदुरबार जिल्ह्यावर केलं आहे। 9 वेळा खासदार काँग्रेसचा निवडून आलेला आहे, परंतु गेल्या 10 वर्षात काँग्रेसने नंदुरबार जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केलं। दुर्दैव असं की या जिल्ह्यात काँग्रेसचे 2 आमदार आहेत, केसी पाटील साहेब आणि शिरीष नाईक साहेब, तरीही या 10 वर्षात काँग्रेसने कुठले आंदोलन निर्माण उभे केले नाही। असं का घडलं? आणि आता जे भाजपमध्ये गेले किंवा जे राष्ट्रवादीमध्ये गेले त्यांना परत सवाल पूछिए। एकदम साधा आणि सरळ प्रश्न विचार। काँग्रेसला नाही, स्वातंत्र्यापासूनच त्याच्यानंतरच्या निवडणुकानंतर काँग्रेस त्या जिल्ह्यामध्ये लोकांनी निवडून दिली। आजही काँग्रेसवर लोकांचं प्रेम आहे आणि विश्वास आहे, हा शब्द महत्वाचा आहे। आज आमचे 2 आमदार, आम्हाला आम्ही मंत्री दिवाळीत तो काळ जो होता
विदेशातला कोरोना आपल्या देशात आणला, त्या कोरोनाचा काळ आता लसीकरणामुळे लोक मरतात आहेत ना, काय होत आहे, अटॅक येतात आहे, कॅन्सर होत आहे ना. हे विदेशातला कोरोना कोणी आणला? मोदींनी आणल्यानंतर त्या काळात आमचे के.सी. फडणवीस साहेब इथले आदिवासी मंत्री होते, त्यांनी प्रयत्न केला, पण त्यावेळेस तुम्ही आपल्या घरी आणि सरकार आपल्या घरी अशी परिस्थिती होती. 2.5 वर्षानंतर जेव्हा कोरोना उघडला त्यावेळेस खोक्याचं सरकार आलं, बेईमानी झाली. महाराष्ट्राच्या विचाराचं हे काम नाही, भ्रष्टाचाराने सरकार बनवायचं ते पाप निश्चितीनं महाराष्ट्रात केलं. काँग्रेसचं नेहमी आज नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सगळ्यात मोठं योगदान कुठल्या पक्षाचं असेल तर काँग्रेसचा. आदिवासी संस्कृतीची जोपासना कोणी केली तर काँग्रेसने केली. मणिपूर नाही केला. मणिपूरमध्ये काय आदिवासींच्या महिलांचं कसं त्यांची भिंड काढली जाते, कसं पेटवलं जातं. आम्ही आदिवासी संस्कृतीला जोपासलं, आम्ही वनवासी नाही केलं आदिवासींना. आणि त्याच्यामुळे हा जो तुमचा आरोप आहे विरोधकाकडला कोणी तुम्ही आणला तो निरर्थक आहे. काँग्रेस नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासासाठी नेहमी तत्पर आहे आणि काँग्रेसच्याच माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्याचा विकास होईल असा विश्वास प्रदेशाध्यक्ष म्हणून. एक मिनिट प्लीज, एक मिनिट बोलिए. 1 मिनिट यार, चिल्लाओ मत प्लीज, एक एक करके. उद्धव ठाकरे यांनी सांगली लोकसभा मतदारसंघ आणि उत्तर पश्चिमच्या जागा डिक्लेअर केलेल्या आहेत. त्यांनी कुठल्याही तुमच्याही चर्चा न करता या डिक्लेअर केल्या असं म्हटलं जात आहे, काय बस त्याच्यामध्ये जी काही मला माहिती आलेली आहे त्या स्थानिक पातळीवरचं काहीतरी लोकांनी डिक्लेअर केलेलं आहे अशा पद्धतीचं त्यांचं म्हणणं आहे. ज्या जागा अजूनही चर्चेत आहे त्या आम्ही बसून निर्णय करतो अशी आमची भूमिका आहे. त्याच्यामुळे मी असेल, बाळासाहेब असेल, आम्ही दोघंही आता दौऱ्यावर आहोत. हे जे काही मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही ऐकतोय त्याच्यामध्ये अजून काही स्पष्टता आलेली नाही आहे. ज्या जागा चर्चेत आहेत त्या चर्चेमधूनच आम्ही सोडवू असं आमचं म्हणणं आहे. एक मिनट साथियों, ये एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनिए ना. अगर आप लोग सब एक साथ चिल्लाएंगे तो मेरी बात आप सुन नहीं पाएंगे. 4 दिन है इधर. ये हम लोग अगले 5 दिन के लिए महाराष्ट्र में हैं. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर है. MVA के बारे में नहीं है, सीट शेयरिंग के बारे में नहीं है. जो कुछ आपको पूछना है आप पटोले जी, थोराट साहब, रमेश चलितला है. एक मिनट अभी इन्होंने एक सवाल पूछा जिसका जवाब पटोले जी ने दिया. 1 मिनट, अरे बाबा 1 मिनट सुनो ना, 1 मिनट. अभी लंच भी नहीं किया है, इतनी ऊर्जा आ गई. अब सुनिए ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और अभी महाराष्ट्र, हर एक राज्य में राहुल जी जल, जंगल, जमीन के मुद्दे उठा रहे हैं. क्योंकि ज्यादातर इलाके इस रास्ते में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये ज्यादातर आदिवासी इलाके और जल, जंगल, जमीन बहुत महत्व रखते हैं. पिछले 10 साल में जो कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में बनाया गया था उसको पूरा कमजोर किया गया है. 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ. वो कैसे लागू हुआ है अलग अलग राज्यों में, ये जानकारी सब जानते हैं. इसको पहले दिन से 2014 से कमजोर करने का एक षड्यंत्र रचाया गया. भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ 2013 में और उसमें कहा गया कि आदिवासी इलाकों में आदिवासी समुदाय और ग्राम सभा के अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा. और आज क्या हो रहा है, हाईवे के प्रोजेक्ट, अलग अलग पावर प्रोजेक्ट, अडानी के माइनिंग प्रोजेक्ट, सब आदिवासी इलाकों में
जमीन दी जा रही है और आदिवासी अपनी जीविका खो रहे हैं। पेशा कानून लागू नहीं हुआ और मैं खुद 2011 में अप्रैल 10, 2011 मैं गढ़चिरौली में गया। मैं गढ़चिरौली में 2 दिन था। तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और तब के मंत्री, प्रभारी मंत्री आर पाटिल साहब मेरे साथ थे और हमने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम किया गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली में मेंढा लेका ग्राम पंचायत हिंदुस्तान का पहला पंचायत बना जहां बांबू का ट्रांजिट पासबुक ग्राम सभा को सौंपा गया। गढ़चिरौली में नारा लगा, मेंढा लेका में हमारी सरकार, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, मेंढा लेका में हम ही सरकार। मुझे आज भी याद है देवाजी टोफा वहाँ के मुख्य क्या ग्राम वो लीडर हुआ करते थे ना, सरपंच हुआ करते थे। आज भी मुझे याद है जो काम मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में मेंढा लेका में शुरू हुआ वो और जगह ये सरकार ने नहीं किया। तो आदिवासी इलाकों में राहुल जी का जाना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हर जगह और आज भी यही मुद्दा उठेगा, जल, जंगल, जमीन। और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि आदिवासियों पर जो अन्याय हुआ है कानूनों को लेकर, इसको सुधारने के लिए बार बार राहुल जी कांग्रेस की गारंटी दे रहे हैं। तो अभी मैं जानता हूं आपके सारे के सारे सवाल सीट शेयरिंग से लगा हुआ है, तो आप अलग से अगर आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं, एक मिनट, सीट शेयरिंग को मत जोड़िएगा। राम मंदिराच्या याच्यावर राजकारण केले जात आहे, दुसरीकडे राहुल गांधी नाशिकवरून जात आहे पण तू बाळाराम मंदिरला बायपास करून जात आहे, त्याच्यात रामाबद्दल काँग्रेसला वावड आहे। अयोध्येला भगवान श्रीरामाचं मंदिर व्हावं ही देशवासी सगळ्या हिंदुस्थानाची भावना ही काँग्रेसच्या काळातही त्यावेळेचे प्रधानमंत्री नरसिंहराव साहेबांनी सुद्धा त्या ठिकाणी जागेची व्यवस्था करून दिली होती, पण या भाजपने मंदिर वही बनाएंगे अशी वावड होती। आता मंदिर कुठं झालं? बाबरी मस्जिदवर झालं का? नाही। खोटं कोणा भावना कोणाच्या दुर्बल त्यांनी हिंदूच्या एक दुसरं आपल्या देशाचे शंकराचार्य चारही सदस्यांनी त्याचा विरोध केला। आता तिथं म्हणते की रामलल्लाचं मंदिर आहे, रामलल्ला मंदिर त्याची आई वडील तिथे ठेवायला पाहिजे ना, लहानच्या बाळाला तिथे ठेवतात का? कुटुंब वात्सल्य वसुदैव अशा पद्धतीचा मंत्र भगवान श्रीरामाने दिलेला होता। ते हे भगवान श्रीरामाला एकटंच प्रमाण दिलं, लहानच्या बाळा 56 भोग नाही करतात, लहानचं बाळाचं दिलंच देणार। तर ज्यांना भगवान श्रीरामाच्या नावाने राजकारण करायचं आहे ती भाजप, काँग्रेस धर्माच्या नावाने राजकारण करत नाही। आम्हाला भगवान श्रीरामाचं वावड नाही, आम्ही पण भगवान श्रीरामाचं मंदिर आपल्याला व्हावं याच्यासाठी आम्ही पण पैसे दिलेले आहे, पण जे रूट आहे आमचा तो रूट शहरातला नाही आहे। तिथं कारण की जेव्हा यात्रा झाली तर ट्रॉफिकचा प्रश्न आहे, आज शहरामध्ये काय अवस्था आहे तुम्हाला माहिती आहे। त्यामुळे या रूटवर आमचं त्र्यंबकेश्वरचं मंदिर येणार आहे, त्याच्यामुळे मी त्र्यंबकेश्वरचं भगवान श्रीरामाच्या मंदिरात राहून जातात, त्याला काही हे नाही ना। हे तर जाती ब्राह्मण आहे, हे लोक नाही आहे। मला त्याच्यावर जायचं नाही, मला जातीवर जायचं नाही, आम्हाला कोणाचं जात पण दाखवायची नाही आहे। मूळ प्रश्न आहे आखरी ते देशाचं नेतृत्व करतात आणि देवादेवी महादेव याच्या सगळे आहे, त्याच्यामुळे या पद्धतीच्या वावड्या करून ते चालणार नाही। ते रूटचा मला तिथं ट्रॉफिकचा जो प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे
त्या याला हे होत आहे, त्याच्यानं मी दुसरं कारण एक मिनट मैं आऊँगा, एक मिनट। इस सवाल का जवाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने मराठी में कहा है, मैंने आपका सवाल समझ लिया है। हम राम पुजारी हैं, नरेंद्र मोदी और उनके साथी राम व्यापारी हैं। ये है फर्क हम में और उनमें। हम राम पुजारी हैं, वो राम व्यापारी हैं। धर्म का दुरुपयोग करने में राजनीति में बीजेपी माहिर है। उनकी एक ही रणनीति है, चुनावी रणनीति, धर्म का दुरुपयोग। मैं समझता हूं, हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, धर्म का दुरुपयोग करना राजनीति में धर्म के खिलाफ है और राजनीति के भी खिलाफ है। तो ये जो बार बार ये सवाल उठता है राम के संदर्भ में, मैं कभी कभी कहता हूं, आप कैसे लोगों से आप सवाल पूछ रहे हो? मेरा पहला नाम में राम है, दूसरे नाम में राम है, इनके पहले नाम में राम है, हम राम ही राम हैं, और आप सवाल हमसे पूछ रहे आपका क्या होगा? क्या काउंटर? सीए लागू कर दिया है केंद्र सरकार। इसके बारे में मैंने कल एक लंबा बयान भी दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तेजी से काम करता हूं, ऐसा कोई नहीं प्रधानमंत्री है जो छटपट निर्णय लेते हैं और ऐसा लागू करता हूं सभी नीतियों को। सीएए कानून दिसंबर 2019 में बना, लोकसभा में और राज्यसभा में 4 साल 3 महीने लगे हैं इस बुलेट ट्रेन नरेंद्र मोदी को इस रूल बनाने में। ये इसमें कोई राज नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। 9 बार मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन मांगा है, 9 बार। और ठीक 1 महीने पहले रूल की घोषणा होती है, पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, केरला की राजनीति को प्रभावित करने के लिए। ये टाइमिंग देखिए, ये हमारे गृह मंत्री बार बार समझाते हैं देश को, आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं गृह मंत्री को कहना चाहता हूं, अब टाइमिंग समझिए। एक हेडलाइन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, तो उस हेडलाइन को काउंटर करना है। दूसरा हेडलाइन आता है, चुनाव आयोग का कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देता है 1 महीने पहले, वो भी हेडलाइन है। देखिए, ये सरकार हेडलाइन वाली सरकार है, ये सरकार हेडलाइन वाली सरकार है, डेडलाइन वाली सरकार नहीं, हेडलाइन वाली सरकार है। और ये हेडलाइन को हटाने के लिए सीएए रूल घोषित किया गया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ये सब किया गया है। मेरा प्रधानमंत्री से एक ही सवाल है, 4 साल 3 महीने क्यों लगे? जब हमारी सरकार थी, कोई भी सरकार, बाला साहब थोड़ा मंत्री रह चुके, सब लोग मंत्री रहे हैं, जब कानून बनता है 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर रूल बनाए जाते हैं। मुश्किल से 1 साल ले लीजिएगा, 2 साल ले लीजिएगा, 4 साल 3 महीने। तो 2019 में उन्होंने तय कर लिया था कि 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल, केरला, असम, अलग तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ की राजनीति में ध्रुवीकरण लाने के लिए रूल 1 महीने पहले प्रकाशित किया गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।
थैंक यू अजय। हाँ अजय, एकदम स्वाभाविक सवाल है, जवाब ये स्वाभाविक दीजिएगा। ये जो आज से यात्रा में भीड़ जुटेगी, ये कांग्रेस को चाहने वाले लोगों की भीड़ होगी या उद्धव साहब और शरद पवार के लोग भी उसमें रहेंगे? मैं पटोली जी से और थोराट साहब से गुजारिश, पहले थोराट साहब बोलेंगे। आज सुरुवातीला नंदुरबारपासून राहुलजी गेलाय. माननीय पटोलेजींनी सांगितलं की नंदुरबार आणि काँग्रेसचं नातं खूप जुनं आहे. आदरणीय स्वर्गीय इंदिराजींपासून स्वर्गीय राजीव गांधी, आदरणीय सोनियाजी, सगळ्यांनी आपली सुरुवात अनेक कार्यक्रम केले, मोठी कार्यक्रम केले. ही सगळी सर्व जी आदिवासी बांधव आहेत आणि इतरही सर्व खूप प्रेम हे गांधी कुटुंबावर करतात. गांधी कुटुंब सुद्धा नंदुरबार आणि या सगळ्या प्रेम आहे. आजपासून सुरू होणाऱ्या यात्रेमध्ये आम्ही सर्वांनाच आता निमंत्रण दिलेलं आहे. आमचे जे मित्र आहेत आघाडीचे त्यांना सुद्धा निमंत्रित केलेलं आहे. आणि महिलांचा संमेलन आहे आणि त्यामध्ये इथे माननीय जयराम रमेशजींनी सांगितलंय की कशा पद्धतीनं महिलांना न्याय देणाऱ्या 5 गोष्टी सांगितल्या जातील. परवा जे आहे तो 14 तारखेला जो आपल्या प्रश्न आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ. जवाब तो सुनो यार, सवाल तो पूछ लिया आपने. 14 तारखेला तारपूर येथे राहुलजी सकाळी 9 वाजता इथे सभा सुरू होणार आहे आणि त्यामध्ये माननीय शरदचंद्रजी पवार सुद्धा येणार आहेत आणि खासदार संजय राऊत येणार आहेत. शेवटी असं आहे की आपली ही लढाई चाललेली आहे ती पूर्णपणे भारतीय जनता पक्षाची कार्यपद्धती, त्याची विचार पद्धती तिच्या विरुद्ध आहे आणि जे कोणी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यपद्धती किंवा विचार प्रणालीच्या विरोधात आहे त्यांनी एकत्र यावं या विचाराचे आम्ही आहोत आणि त्यामुळे सर्वांनी एकत्र यावं. लोकशाही वापरण्याकरता, राज्यघटना वापरण्याकरता सर्वांनी एकत्र यावं हा विचार आमचा आहे. त्यामुळे या विचाराची सर्वजण आमच्या यात्रेमध्ये सहभागी होणार आहे. एक मिनट, अभी हमें खत्म करना है. नारी न्याय को ध्यान में रखते हुए एक लास्ट आखिरी सवाल. प्लीज यार. सर, जैसे कि आप कह रहे हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत जोड़ो के रिलेटेड है, महाविकास आघाड़ी के रिलेटेड नहीं है. तो ऐसे में प्रकाश आंबेडकर जी पूछ रहे हैं कि जब इलेक्शन का माहौल है, सीट शेयरिंग हुआ नहीं है, ऐसे में कांग्रेस अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करिए. क्या ये सही समय है? अगर कांग्रेस मजबूत बनेगी, आघाड़ी मजबूत बनेगी. कमजोर कांग्रेस से मजबूत एमवीए नहीं हो सकता. मजबूत कांग्रेस, मजबूत एमवीए, हम सबको साथ लेकर चलते हैं. मैं जानता हूं किन हालात में एमवीए का गठन हुआ है. मैं भी शामिल था, मैं जानता हूं क्या बैकग्राउंड था. तो एमवीए को और मजबूत बनाना, एमवीए की सरकार को वापस लाना महाराष्ट्र में, एमवीए को बहुमत लाना लोकसभा के चुनाव में हमारा फर्ज बनता है. हम अपना धर्म निभाना जानते हैं. हमें क्या करना है, हमें अपने आप को कमजोर नहीं करना है. जब गठबंधन होता है कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हमें कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है. और अगर आप देखें महाराष्ट्र में जो अभी चनितला जी ने कहा, जो बातचीत चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, सही डायरेक्शन में. पश्चिम बंगाल के माफिक नहीं कि एक पार्टी ने कह दिया 42 सीटों में हमारी पार्टी लड़ेगी पर मैं इंडिया गठबंधन में हूँ. एमवीए में ये ऐसा नहीं है, बातचीत चल रही है. कुछ सीटों पर हम चाहते हैं, कुछ सीटों वो चाहते हैं. बातचीत के बाद ही ये मसले सुलझाए जाएंगे. तो फिक्र मत कीजिए, एमवीए रहेगा, मजबूत होगा, कांग्रेस को बूस्टर डोज मिलेगा.
भारत जोड़ो न्याय यात्रा से और एमवीए को बहुमत मिलेगा विधानसभा के चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव होंगे, और लोकसभा चुनाव में हमको जरूर स्पष्ट बहुमत मिलने वाला। थैंक यू।